ओके। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे अपने, इन लेक्चर्स में हमने स्टेशनरी वेव एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इस पर कुछ डिस्कशन किया था। एंड we have covered the properties of the stationary wave, the equation of the stationary wave, numericals based on that, and after that we have also discussed about the formation of beats. इस क्लास से हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट बिट से शुरू करने जा रहे हैं, और वो है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। आप ऐसे समझ लो कि ये स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन का एक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन है, उसकी डिटेलिंग है कि स्ट्रिंग पर हम स्टेशनरी वेव्स को कैसे बना सकते हैं, या एयर कॉलम में हम स्टेशनरी वेव्स को कैसे बना सकते हैं। वेल, ये एक लंबी सीरीज ऑफ लेक्चर्स रहेगी अभी। टुडेज क्लास वी विल जस्ट बिगिनिंग विद इट, एंड इन पर्टिकुलर अगर कहा जाए तो आज की क्लास में हम स्ट्रिंग पर बात करेंगे। बिफोर दैट, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द कंडीशंस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर करना जरूरी समझता हूं, एंड दैट इज few important definitions regarding fundamental frequency, overtone, and harmonics. Because these terminologies we are going to apply on the cases of string and air column. तो सबसे पहले हमें ये टर्मिनोलॉजीज काफी क्लियर कर लेनी चाहिए। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम जब हमारे पास होती है, एनी, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गिटार का स्ट्रिंग है हमारे पास, या फ्लूट है, या कोई ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम एयर ब्लो करते हैं और साउंड आता है, या कोई भी एक्स वाई जेड वाइब्रेटिंग सिस्टम हमारे पास है। तो उस वाइब्रेटिंग सिस्टम में उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से, अपने साइज और डायमेंशंस की वजह से, अपनी लेंथ वगैरह की वजह से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उसमें डेवलप हो सकती है जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, कम से कम। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू of frequency with which a system can vibrate is called as fundamental frequency. बात आ रही है समझ में? Any vibrating system, any sound generating system, take an example of sound, जिस किसी सिस्टम से हम साउंड को जनरेट कर रहे हैं, या वाइब्रेशंस निकाल रहे हैं, वेव्स बना रहे हैं, ऑसिलेशंस कर रहे हैं, उस वाइब्रेटिंग सिस्टम का सबसे लोवेस्ट, सबसे कम, सबसे मिनिमम जो पॉसिबल फ्रिक्वेंसी हो सकता है, उसे हम नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. Yes, sir. Now the next term comes here as overtone. अब देखो, उसी वाइब्रेटिंग सिस्टम में हम हायर फ्रिक्वेंसीज को भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करिए, गिटार की एक स्ट्रिंग है आपके पास, आपने उसको जस्ट सिंपल प्लंग किया, मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे आपने उसको वाइब्रेट कराया, तो जो भी मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी हो सकती है वो फंडामेंटल कहलाएगी। लेकिन उसी स्ट्रिंग को अगर आप और अलग अलग तरीके से प्लंक करते हो, उसमें से और अलग अलग तरीके से साउंड को जनरेट कराते हो, तो आप कुछ हायर फ्रिक्वेंसीज को भी वहां पे निकाल सकते हो, कुछ हायर फ्रिक्वेंसीज को भी आप बना सकते हो। तो जो भी हायर फ्रिक्वेंसीज फंडामेंटल के इंटीजर मल्टीपल में बन सकती है, फंडामेंटल के इंटीजर मल्टीपल में बन सकती है, बनाई जा सकती है, उसे हम कहते हैं ओवरटोन। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ? Yes, sir. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मेरे पास एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, और उस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का जो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेंसी मैं बना सकता हूं, एज एन एग्जांपल, वो 50 हर्ट्ज है, फॉर एग्जांपल। तो उस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में जो मिनिमम पॉसिबल फ्रिक्वेंसी बन सकी, 50 हर्ट्ज एज एन एग्जांपल, उसे हम क्या नाम देंगे? Fundamental frequency. फंडामेंटल। अब वो सारी फ्रिक्वेंसीज जो कुछ ऐसी हैं, 100 हर्ट्ज,
150 हर्ट्स, 200 हर्ट्स, 250 हर्ट्स, और ऐसी बहुत सारी। तो ये वो सारी हायर फ्रिक्वेंसीज हैं जो इस 50 के मल्टीपल में आ रही हैं। 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 5 250, कैरी करते हैं 50 इंटू 6 300। 300. All those possible frequencies which are integer multiple of fundamental frequency are called as what? Overtone. Overtones। तो ये सभी को हम क्या नाम देंगे? ओवरटोन्स नाम देंगे। Overtone. तो एक बात यहां पे समझ आई कि ओवरटोन्स आर नथिंग बट द हायर पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज। पॉसिबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल, जो बनाई जा सकती है, ऐसे ही खाली हायर नहीं गिनना है। the higher possible frequencies which are the integer multiple of fundamental frequency are termed as overtone. Over. Now the last word is harmonics. All this set of frequencies, fundamental and any of the integer multiple of it, फंडामेंटल और उससे हायर जो भी इंटीजर मल्टीपल में उसकी आ रही है, ये सब मिला के जो पॉसिबल सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज बन सकता है, जो भी फ्रिक्वेंसी का सेट यहां पे बनेगा, उन सभी को हम क्या नाम देंगे? Harmonics. हार्मोनिक्स। मतलब हार्मोनिक्स इंक्लूड करेगा कौन कौन सी चीजें? फंडामेंटल और एंड Overtone. ओवरटोन। और यहां बात सुने, चाहे पॉसिबल हो या ना हो, काउंट पूरा करेगा वो। ठीक है ना? पॉसिबल नहीं भी है लेकिन इंटीजर मल्टीपल में आ रहा है, तो भी हम उसको हार्मोनिक्स कॉल करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आज आपको अभी समझाने के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको फॉरन क्लियरली समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पॉसिबल हो या ना हो। अब एक बात समझने वाली है, इस फ्रिक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया? Fundamental. फंडामेंटल। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 100 हर्ट्ज है ना, इसको हम कॉल करेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ये जो 150 है इसको क्या कॉल करेंगे? Second overtone. सेकेंड ओवरटोन। ये जो 200 है इसको क्या कॉल करेंगे? Third overtone. थर्ड ओवरटोन। और इसी तरीके से सीक्वेंस ऐसे ही आगे हम बढ़ाते हैं तो इसको हम कॉल करेंगे फोर्थ ओवरटोन। बट एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, अगर मैं काउंट ऑफ हार्मोनिक्स करता हूं तो ये जो फंडामेंटल है ना, इसी को हम कॉल करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्योंकि हार्मोनिक्स में कौन 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 इंक्लूड होगा? Fundamental. फंडामेंटल एंड ऑल द हायर वैल्यूज, एंड ऑल द हायर वैल्यूज, जो भी हायर वैल्यूज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, जो भी गिनती पूरी करते जाओ बस। तो हार्मोनिक्स का काउंट जो उसको गिनना शुरू करना है हमने, वो कहां से शुरू करना है? Fundamental. फंडामेंटल से ही। तो फंडामेंटल इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? First harmonic. फर्स्ट हार्मोनिक। आप सोच के देखो, फर्स्ट ओवरटोन क्या बन जाएगा? Second harmonic. वेरी गुड। फर्स्ट ओवरटोन बनेगा सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन बनेगा Third harmonic. थर्ड हार्मोनिक्स, थर्ड ओवरटोन बनेगा Fourth harmonic. फोर्थ हार्मोनिक्स, और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ ओवरटोन बन जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक्स। ठीक है? अब बच्चों मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये आइडिया एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज मैंने बनाई और वो मुझे ऐसी मिलती है। लेट्स टेक एज एन एग्जांपल जस्ट 100 हर्ट्स, 200 हर्ट्स, 300 हर्ट्स एंड 400 हर्ट्स। लेबल देम, इसको लेबल करें। फंडामेंटल कौन है? 100 hertz. 100। तो ये जो 100 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी यहां पे हमको मिल रही है, ये क्या है? Fundamental. फंडामेंटल। द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी सिस्टम, मिनिमम जो भी कम से कम हो सकती है उस सिस्टम की, उसके लेंथ के हिसाब से, उसकी साइज के हिसाब से, उसकी जो भी कंडीशंस ऑफ वाइब्रेशन है उसके हिसाब से, जो भी कम से कम वैल्यू आती है उसको फंडामेंटल बोले। हायर इंटीजर मल्टीपल्स विच आर पॉसिबल आर कॉल्ड एज व्हाट? Overtone. ओवरटोन्स। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनके लेवल क्या होंगे, इनकी काउंट क्या होगी? इसको क्या नाम दें? First overtone. फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या नाम दें? Second Second overtone. over. वेरी गुड, हम इसको नाम देंगे सेकंड ओवरटोन। और इसको क्या नाम दें? Third Third overtone. over. थर्ड ओवरटोन। बट जब हम हार्मोनिक्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो हार्मोनिक्स की गिनती तो यहीं से शुरू होती है, इसको क्या नाम दें? First harmonic. First.
फर्स्ट हार्मोनिक्स, इसका रेफरेंस क्या बनाए? सेकेंड सेकंड हार्मोनिक, वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड थर्ड हार्मोनिक, वेरी गुड, हम इसको कॉल करेंगे थर्ड हार्मोनिक्स, दिस वन वी विल बी कॉलिंग इट एज फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक्स। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना। I have the minimum possible frequency of 200. Then I have 600. Then I have 1000. And then I have 1400. अब इसके लेबलिंग में हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इन सब में जो सबसे मिनिमम पॉसिबल होगा वो अपने आप में तो पहले ही क्लियर है, वो कौन होगा? फंडामेंटल, तो ये फंडामेंटल है, ठीक है। अब देखो 200 के बाद 400 नहीं बना, सिस्टम कुछ ऐसी थी जिसके वाइब्रेशंस में 400 बैठ ही नहीं पाया। अब कितनी फ्रिक्वेंसी निकलेगी वो तो एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब जैसे आप समझ लो ये हमारा वोकल कॉर्ड होता है यहाँ पे, है ना, गले में जो नली होती है उसका साइज है, उसका डायमेंशन है, उसकी थिकनेस है, उसकी लेंथ है, उसके हिसाब से हमारी फ्रिक्वेंसी, साउंड की फ्रिक्वेंसी निकलती है। अब ऐसा थोड़ी है कि मेरी इस वोकल कॉर्ड से मैं किसी की भी आवाज निकाल सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। हर एक पॉसिबल फ्रिक्वेंसी में इसमें से निकाल सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है ना। तो कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड फ्रिक्वेंसीज ही निकलेंगे। उसी तरीके से इस सिस्टम में क्या हुआ, जिसकी यहां हम एज एग्जांपल ले रहे हैं, 400 नहीं बना, सीधे सीधे 600 बन गया। फिर उसके बाद 800 नहीं बना, सीधे 1000 बन गया। फिर 1200 नहीं बना, सीधे 1400 बन गया। तो जो भी हायर इंटीजर मल्टीपल में हायर वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसीज पॉसिबल हो सकती हैं, उन्हें क्या नाम देंगे हम? ओवरटोन। ओवरटोन ही नाम देंगे, बिल्कुल सही। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, वेरी गुड। ये हमारे लिए क्या बनेगा? सेकेंड सेकंड ओवरटोन। ओवर, सेकेंड ओवरटोन बनेगा, शाबाश। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? थर्ड ओवरटोन। थर्ड, थर्ड ओवरटोन। तो ओवरटोन की काउंट करते वक्त एक बात हमें अच्छे से याद रखना है कि वो फ्रिक्वेंसीज पॉसिबल होनी चाहिए, बननी चाहिए। ऐसे ही हम इंटीजर मल्टीपल करते करते आगे नहीं बढ़ेंगे। जो बन रहे हैं, जो पॉसिबल हैं, उन्हीं को काउंट करके फिर ओवरटोन को लेबल किया जाएगा। आर थिंग्स क्लियर? यस। अब लेकिन जब हम हार्मोनिक्स की बात करते हैं तो हार्मोनिक्स में हमें फंडामेंटल एंड ऑल हायर इंटीजर मल्टीपल चाहे पॉसिबल हो या ना हो, ये बड़ी मजेदार बात है। तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी ना, उसको बच्चों हम लोग हमेशा की तरह फर्स्ट हार्मोनिक्स कॉल करेंगे। और ये जो 600 है जो कि फर्स्ट ओवरटोन है, ध्यान से देखो तो हमारे लिए ये थर्ड हार्मोनिक्स बनेगी। क्यों? क्योंकि 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज गोइंग टू बी 600। यस यस, फिर हमारे मन में एक सवाल आएगा कि वेयर इज द सेकेंड हार्मोनिक्स? फर्स्ट के बाद सीधा काउंट को तुमने थर्ड कर दिया, वेयर इज सेकेंड? तो हम बोलेंगे सेकेंड इज एब्सेंट, सेकेंड इज मिसिंग, सेकेंड नहीं आया। बिल्कुल वैसे जैसे आपकी क्लास में अटेंडेंस हो रही है, रोल नंबर 2 इज एब्सेंट, तो रोल नंबर 2 के कॉल को ड्रॉप किया जाता है, फिर आगे रोल नंबर 3 बोला जाता है। अब रोल नंबर 2 एब्सेंट है, इसलिए 3-2 नहीं होता है, यस। 3-3 ही रहेगा। बात समझ आई? यस सर। अब इसी सीक्वेंस को बच्चों में आगे बढ़ाता हूं तो 1000 मिलने के लिए मुझे 200 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। 5 से। इसका मतलब बीच में फोर्थ हार्मोनिक्स कहां गया? एब्सेंट। एब्सेंट है, मिसिंग है, नहीं बन सका। तो हार्मोनिक्स की काउंट कंटिन्यू रहेगी, फोर्थ को ड्रॉप करके हम सीधे आगे बात करेंगे किस चीज के बारे में? फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक्स। ये बड़ी मजेदार बात है। आर यू गेटिंग इट राइट? यस सर। Similarly, when we are talking about 1400 hertz, so that is possible after multiplying the fundamental frequency of 200 with a number of 7, integer number 7. So what about 6? What about 1200 frequency? What do you say?
तो हम Absent. बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक्स के बाद जो सिक्स्थ वाला हार्मोनिक्स था वो इस अरेंजमेंट में नहीं बन सका, इसलिए हम उसे काउंट नहीं सर। नहीं करेंगे, बट हमारी गिनती आगे जरूर बढ़ेगी, हमारा काउंट आगे जरूर बढ़ेगा। ठीक है, हम यहां सिक्स्थ को ड्रॉप करके सीधा क्लेम करेंगे क्या चीज? Seventh harmonics. यस, वी विल डायरेक्टली क्लेम अबाउट सेवेंथ हार्मोनिक्स। अब ये बात बड़ी नोटिसेबल है कि जब ओवरटोन गिने गए तो सिर्फ जो बनते हैं, जो पॉसिबल हैं, उन्हीं को काउंट बनाया गया, 1 2 3 4। लेकिन जब हार्मोनिक्स गिने गए तो मिसिंग नंबर को बीच में से ड्रॉप किया गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द सीरियल काउंट। तो इसका सीरियल गिनती करना पड़ेगा और ये पॉसिबल लेवल पे गिनना पड़ेगा। एनीवेज, इस सारे डिस्कशन से हमें 2-3 बातें तो क्लियर होती हैं कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम की सबसे लोएस्ट, सबसे मिनिमम, सबसे छोटी पॉसिबल फ्रिक्वेंसी को कहा जाता है। उस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ इंटीजर मल्टीपल में जो भी हायर फ्रिक्वेंसीज बनाई जा सकती हैं, जो मुमकिन है, जो पॉसिबल है, उन्हीं को कहा जाएगा ओवरटोन। और ओवरटोन और फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और मिसिंग वाली नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो भी हायर में है, उन सब के सेट को एक साथ, राइट फ्रॉम फंडामेंटल टू एनी हायर वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी, उन सब के सेट को हम क्या नाम देंगे एक साथ? हार्मोनिक्स। गेटिंग इट? ना इन थियोरी पेपर हो सकता है कि एक आध डिफरेंशिएशन भी पूछा जाए आपको कि हार्मोनिक्स में और ओवरटोन में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं बस इसका रिटन फॉर्मेट यहां पे पुटअप कर देता हूं, आप इसे रीड करें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड इज इंक्लूडेड हियर। आर थिंग्स क्लियर? Yes, यस। sir. Now let's start with a very very important topic, very very important bit of this topic, that is vibrating string. वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जल्दी से एक एग्जांपल के जरिए आप अगर समझना चाहते हो तो अपने दिमाग में गिटार की स्ट्रिंग का इमेजिनेशन लाइए। गिटार की स्ट्रिंग को हम प्लंग करते हैं, वो वाइब्रेट करती है, उसमें से साउंड जनरेट होते हैं, साउंड लगातार उस पर रिफ्लेक्शन वगैरह करते रहता है, स्टेशनरी वेव्स भी बनते होंगे, लूप्स भी बनते होंगे एंड सो ऑन। अब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की पूरी एनालिसिस, यानी कि हार्मोनिक्स क्या हो सकता है, ओवरटोन को कितने बन सकते हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होगी, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये पूरा समझने से पहले हम कुछ बेसिक बेसिक बातें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बारे में समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि किसी भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पर जब हम वेव बनाते हैं तो हम उसे, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, तो हम उसे एक ट्रांसवर्स वेव के रेफरेंस में देखते हैं। तो हम कौन सी वेव के अजम्पशन में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को स्टडी करेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव यानी कि क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहा है और ये सब। ठीक है, Yes. पॉइंट हमें यहाँ पे ये याद रखना है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के पूरे कैलकुलेशन को करते वक्त या उसकी पूरी थ्योरी बनाते वक्त, कि हम वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला बार बार अप्लाई करेंगे। v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, दिस कंडीशन वी विल बी यूजिंग मल्टीपल टाइम्स। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि चूंकि हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए ट्रांसवर्स वेव के रेफरेंस में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी लिखी जा सकती है अंडर रूट में टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ये हमने 11th में सीखा, जहां पे हमें बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए टी क्या है, Tension. पर लगाया गया टेंशन, और म्यू क्या है, तो आंसर है मास पर यूनिट लेंथ, आप कह सकते हो लीनियर मास डेंसिटी। अब इन तीन बातों को ध्यान में रखें और फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो कंडीशंस रखूंगा जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है, इवन सीबीएसई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी जो कंडीशन दी गई है, उन्हीं चीजों को मैं पहले आपके सामने रखता हूं। लेट्स टेक कि एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हमारे पास है जिसको हमने दोनों एंड्स से क्लिप करके रखा है, बांध के रखा है, दोनों एंड्स। स्ट्रिंग का कोई भी एंड फ्री नहीं है,
दिस इज द सिचुएशन। अब हम इसको प्लंग करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो यहां पर अच्छे खासे वाइब्रेशंस डेवलप होंगे। अब जो वेव इस पे सेट होगी वो वेव यहां ट्रैवल करेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में ऐसे आएगी। तो हम देखेंगे कि एक राइट की तरफ जाने वाली वेव है, एक लेफ्ट की तरफ जाने वाली वेव है, दोनों एक ही मीडियम में बने हैं, दोनों का ओवरलैपिंग हो जाएगा और फाइनली यहां पे हमको एक स्टेशनरी वेव बन के मिलेगा। और स्टेशनरी वेव जिस मीडियम में बनता है हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे लूप्स बनते हैं। तो इस स्ट्रिंग पर अल्टीमेटली क्या बनने वाले हैं? लूप्स। आपको याद होगा लूप्स बनने पर हम दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। एक जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसे हम कहते हैं एंटीनोड्स, और जहां पर बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होते हैं, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल रेस्ट पे रुका हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, मैं समझता हूं कि स्ट्रिंग की पूरी थ्योरी को एनालाइज करने से पहले हमें एक और कंडीशन यहां पे माइंड में हमारे बिठा लेनी चाहिए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, हमने एक ऐसी स्ट्रिंग का अरेंजमेंट बनाया है जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, हिलेंगे नहीं। मतलब ये वाला पॉइंट भी मूव नहीं करेगा और ये वाला पॉइंट भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहां पे उसको बांध के रखा है, टाइट किया है, फिक्स किया है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों बाउंड्रीज पर किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? नोड बनना चाहिए या एंटी नोड बनना चाहिए? तो चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, नोड बनना चाहिए, क्योंकि नोड का मतलब वाइब्रेशंस का नहीं होना। अब ये एंड तो फिक्स है, ये हिल ही नहीं सकता, तो यहां पर किसी किस्म का कोई वाइब्रेशन आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपने दिमाग में बिठानी है इस तरीके के अरेंजमेंट में जिसके दोनों एंड्स हमने फिक्स किए हैं। याद रखिए, दोनों एंड्स फिक्स करने पर ही ये एप्लीकेबल होगा। इसे हम कहते हैं बेटा बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? नोड। नोड एट दी बाउंड्री। एक एक करके इसको समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, अच्छी तरीके से, गहराई से, बिल्कुल साफ साफ। लेट्स टेक कि हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रिंग टाइट करके हमने लगा दी, लाइक दिस। ये स्ट्रिंग की पोजीशन है। अब आपने ये करना है कि आप इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, कम से कम, लोएस्ट पॉसिबल। अब इस पे हम अगर सोचना शुरू करें तो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के साथ जो वाइब्रेशंस मैं यहां करा सकता हूं उसमें मिनिमम टू मिनिमम मैं बस एक लूप एक्सपेक्ट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं, कम से कम। इससे कम तो हो ही नहीं सकता। सोचो, इससे कम हो सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मजबूरी है, मुझे, मेरी कंडीशन है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है मुझे कि बाउंड्री पर मुझे क्या बनाने हैं? नोड। नोड ही बनाना है। तो बाउंड्री पर नोड बनाते हुए कम से कम वाइब्रेटिंग कंडीशन में क्या बना सकता हूं? तो आंसर है एक लूप, वन लूप ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस तो ये जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मुझे यहां मिल रही है, जिसमें कम से कम मैं अगर एक लूप बना सकता हूं, तो इस चीज को या इस फ्रीक्वेंसी को मुझे क्या कहना चाहिए? फंडामेंटल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेट्स से कि ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये एल है। आप अगर इस बात को अच्छे से समझते हैं तो नोड से नोड तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? λ/2। वेरी गुड। तो एक छोटे से कैलकुलेशन से मुझे यह समझ में आया कि L इज इक्वल टू λ/2। L इज इक्वल टू λ/2। ज्योमेट्रिकली भी समझ में आ जाती है बात। तो इस चीज को
रीअरेंज करने पर मुझे मिलता है लैम्बडा इज इक्वल टू 12। करेक्ट जा रहे हैं? यस। अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, v इक्वल्स n लैम्बडा, देयरफॉर n इक्वल्स v बाई लैम्बडा। अगर हम ध्यान देते हैं तो हमने v के लिए लिखा अंडर रूट में t by mu इन टू, ये 1 अपॉन लैम्बडा बचा, और 1 अपॉन लैम्बडा के लिए क्या आएगा? 2l। तो फाइनली ये इक्वेशन बन गई 1 अपॉन 2l अंडर रूट में जो भी स्ट्रिंग पर टेंशन होगा डिवाइडेड बाय जो भी मास पर यूनिट लेंथ है। ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है जिससे हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा रहे हैं, ये लोएस्ट पॉसिबल है, इससे कम पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम देना चाहिए? फंडामेंटल। हमने इसे नाम देना चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपसे यहां ये भी नोट करने के लिए कहूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शंस क्या हैं। आंसर है 1 लूप, यस। आंसर है 1 एंटीनोड, यस। 1 के 2। यस। अगला आंसर है 2 नोड्स। तो किसी स्ट्रिंग के दोनों एंड अगर टाइट हैं, दोनों एंड अगर फिक्स्ड हैं, दोनों एंड अगर हमने मूवेबल नहीं रखे हैं, फ्री नहीं रखे हैं, और उस स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट कराते हैं, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला ये बनेगा 1/2l अंडर रूट में t by mu, where mu is mass per unit length, t is tension and l is the length of the string। इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल कहा जाएगा, और ऐसा करते हुए हम 1 लूप बनाते हैं, 1 एंटीनोड बनाते हैं और 2 नोड्स बनाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ये होता है हमारा केस नंबर 1। लेट्स टेक कंसिडर दिस एज केस नंबर 1। नाउ सपोज इसी स्ट्रिंग पर, सेम स्ट्रिंग, ना तो लेंथ में चेंज, ना मास पर यूनिट लेंथ में चेंज, ना किसी किस्म से टेंशन में कोई चेंज। अगर मैं ये सोचता हूं कि चले भाई थोड़ा हाइयर फ्रीक्वेंसी बनाया जाए, थोड़ी ज्यादा वैल्यू इस्तेमाल की जाए, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराया जाए, तो आप सोचें 1 लूप का नेक्स्ट पॉसिबल हाइयर क्या हो सकता है? 2 लूप्स। मेरे सेंटेंस पे ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा कि 1 लूप का हाइयर क्या हो सकता है। 1 लूप का हाइयर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 50, 1000 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इमीडिएट जो पॉसिबल हो सकता है, नेक्स्ट हाइयर वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है, वो तो कितनी बताई आपने? 2 लूप। तो पता चला कि हम यहां पर हाइयर फ्रीक्वेंसी बनाने के चक्कर में इस पे कितने लूप्स बना सकते हैं? आंसर है। अभी अगर और ध्यान से देखा जाए तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज स्टिल सेम, नो चेंज, बट केयरफुली देखने पे पता चलता है कि यहां पर 2 अलग अलग लूप्स बने हैं, विच इंडिकेट्स नोड नोड नोड। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नोड इज हाउ मच? हाउ मच? लैम्डा by 4। नोड एंड नोड, नोड लैम्डा by एंड नोड, by 2। लैम्बडा बाई 2। बट यहां पे लैम्बडा चेंज हो गया, हाइयर फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ बदलेगी। जो वेवलेंथ आपको यहां मिल रही है सेम वेवलेंथ यहां नहीं मिलेगी आपको। सो ये वाला तो लैम्बडा 1/2, डिफरेंस करने के लिए लैम्बडा 1 लिखा मैंने यहां पे। फिर ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? लैम्डा। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं ज्योमेट्रिकली, तो ये लेंथ अब किसके इक्वल हो गई? करेक्ट है? करेक्ट है? यस। ज्योमेट्रिकली इस लेंथ को अगर मैं लिखता हूं तो यहां से यहां तक लैम्बडा 1/2, और ये गलती कर दी मैंने, लैम्बडा 1/2, 2। दैट वाज अ मिस्टेक। फिर आगे यहां से यहां तक लैम्बडा 1/2, तो इन
दोनों को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो क्या मुझे ये लेंथ मिलती है? यस, आया ना? yes, तो सिंपली अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा कि λ1 इज इक्वल टू L। देखें, λ1/2, λ1/2, λ1, λ1 इज इक्वल टू L। Again we have a condition, v the velocity is equal to, let's write this as n1 λ1, बट मैं v1 नहीं लिखूंगा। अब आप बोलेंगे सर v1 क्यों नहीं लिखा? तो इसका आंसर यहां छुपा हुआ है। v डिपेंड करता है टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पर। मैंने इस स्ट्रिंग में ना तो टेंशन बदला है ना ही मास पर यूनिट लेंथ बदली है, कुछ नहीं, मतलब वेलोसिटी सेम है। यस सर। अब जो चीज बदल रही है, चेंज हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। अब आप सोचें इस v की जगह पे हम चाहें तो ऐसे लिखें, अंडर रूट में t by mu इज इक्वल टू n1, और λ1 की जगह क्या लिखें? L1, सॉरी L। तो इस फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमें n1 के लिए क्या मिलता है? 1/L अंडर रूट में t by mu। आर थिंग्स क्लियर? यस। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 2/2L अंडर रूट में t by mu? यस यस और नो? यस। लेकिन ये जो सारा फैक्टर है ये क्या है? n है। तो क्या पता चला? n1 इज इक्वल टू 2n बाई n। क्यों बेटा? 2n। यस। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो n1 मुझे मिल रहा है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल फर्स्ट इंटीजर मल्टीपल। तो इसका क्या नाम होना चाहिए? फर्स्ट ओवरटोन। शाबाश, इसका नाम होना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन। बट अगर आप केयरफुली सोचते हैं बेटा तो इसका नाम ये भी हो सकता है सेकंड हार्मोनिक। और इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लेबल किया जा सकता है फर्स्ट हार्मोनिक्स। चलिए और डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। जब हम इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें टोटल कितने लूप्स बने? 2 लूप्स, 2 एंटी नोड। यस। ये सारी बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। 3 नोड्स। गेटिंग इट? यस। अब देखो एक सोचने वाली बात है, एक और चीज मैं एज ए हिंट आपको बता रहा हूं। यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप बनता है, सेकंड हार्मोनिक्स में 2 बनते हैं, जबकि सेकंड हार्मोनिक्स फर्स्ट ओवरटोन है, क्योंकि हार्मोनिक की काउंटिंग तो फंडामेंटल से शुरू होती है और ओवरटोन की काउंटिंग फंडामेंटल के आगे, वो भी अगर पॉसिबल है तो। चलिए ये जो मैंने आपको समझाया, इसकी जो डिटेलिंग मैंने आपके सामने रखी, इसे हम नाम देते हैं सेकंड कंडीशन। अब सेम स्ट्रिंग, कोई चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं है, लेंथ वही है, टेंशन वही है, मास पर यूनिट लेंथ वही है, ठीक है, सब कुछ आइडेंटिकल। बट मैं ये आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या मैं इसका हाइयर बना सकता हूं? यस। इससे भी ज्यादा हाइयर, नेक्स्ट इमीडिएट हाइयर। तो वो नेक्स्ट इमीडिएट हाइयर के लिए मुझे कितने लूप अरेंज करने पड़ेंगे? 3। बिल्कुल लॉजिकल बात है। सो लेट्स कंसीडर दैट कि वो 3 लूप का अरेंजमेंट ऐसा होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस। ठीक, अभी भी अगर मैं सोचता हूं तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है? L। लेकिन इसमें अब कुछ और डिवीजन हो गई, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। तो बताइए डिस्टेंसेस क्या होंगे? λ/2। कुछ और लैम्बडा आएगा, कुछ फर्क आएगा, उस डिफरेंस को समझाने के लिए बस λ2 का लेबल कर रहा हूं। इसमें λ2/2, इसमें λ2/2।
एक छोटे से कैलकुलेशन से मुझे पता चलेगा कि लेंथ एल ज्योमेट्रिकली यहां समझ आ रहा है λ2/2 प्लस λ2/2, सॉरी फॉर दैट, λ2/2 प्लस λ2/2। कैलकुलेशन करने पर हमें λ2 कितना मिलेगा? 2L/3। वेरी गुड, शाबाश, 2L/3। आई होप यू गेटिंग इट राइट। यस। सेम प्रोसीजर में आप कैलकुलेशन को अपने आगे बढ़ाइए। अगली स्टेप, v इज इक्वल टू N2λ2। N2λ2, परफेक्ट। v को क्यों नहीं चेंज किया? सोचें, v को क्यों नहीं चेंज किया? टेंशन नहीं है। क्यों नहीं चेंज किया? टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है, वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि केस कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, इन सभी सिचुएशंस में स्ट्रिंग वही है, टेंशन वही है, कोई फिजिकल पैरामीटर चेंज नहीं किया गया है, इसलिए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज बाय फॉर्मूला इट इज रिटन एज रूट टी बाई म्यू। तो अगेन आई विल जस्ट कंटिन्यू हियर, इट विल बी रूट T/μ। म्यू इक्वल N2 इनटू λ2 क्या हो गया? 2L/3। 2L/3। एक हल्का फुल्का सॉल्यूशन, N2 इज इक्वल टू व्हाट? 3/2L। डिवाइडेड बाय 2L अंडर रूट टी बाय म्यू। और अगर आप इस फैक्टर को ध्यान से देख रहे हैं, ये सारा फैक्टर, तो ये क्या है? N। n है। तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि N2 इज इक्वल टू 3n? हाँ। तो ये क्या है? सेकंड। Very good. This has to be taken as second overtone, but on the count of harmonics, it is थर्ड हार्मोनिक्स। third harmonics. मैंने आपको एक हिंट भी दिया था, जितने नंबर का हार्मोनिक्स होगा उतने लूप्स बनेंगे, और यहां वही नंबर आएगा 3, 2, 1। एक लूप इधर 1 आया, 2 लूप इधर 2 आया, 3 लूप इधर 3 आया। 3 लूप बन रहे हैं मतलब थर्ड हार्मोनिक्स है, 2 लूप बन रहे हैं मतलब सेकंड हार्मोनिक्स है, एक लूप बन रहा है मतलब फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है मतलब फंडामेंटल है, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक है मतलब यहाँ पे काउंटिंग के हिसाब से हमने देखा 2n तो फर्स्ट ओवरटोन है, पॉसिबल है सेकंड ओवरटोन है। सीक्वेंस बैठ रहा है दिमाग में? यस। अच्छा, इस पूरी कहानी में आप ये बताएं, कितने लूप्स मिले हमको? 3 लूप्स। 3 लूप्स, 3 एंटी नोड। 3 एंटी नोड, 4 नोड। और हमें मिले 4 नोड्स। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज करके बोलेगा, वो बोलेगा 7 नोड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्वेश्चन गौर से सुनिए, कितने नोड्स बने? 7। एंड देन ही विल आस्क यू, इट विल आस्क यू कि भाई कितने नंबर का ओवरटोन है या कितने नंबर का हार्मोनिक्स है। अब आप सोचिए 7 नोड अगर बनते हैं ना, तो उससे एक कम एंटी नोड बनता है। यस। तो 6 एंटी नोड बने होंगे। हम्म। जितने एंटी नोड बनते हैं ना, उतने लूप। उतने ही लूप बनते हैं, मतलब 6 लूप बने होंगे। यस। और जितने लूप्स बनते हैं ना, तो उतने ही नंबर का हार्मोनिक्स होता है, तो वो 6th हार्मोनिक्स रहा होगा। जितना हार्मोनिक्स होता है उससे एक कम ओवरटोन होता है, तो वो 5th ओवरटोन रहा होगा। ये इस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है जहां पे हमने स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को बांध के रखा है। यस। ये एक स्टैंडर्ड केस है, बुक में यही दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस कराए जाएंगे। अब इन सभी बातों को अगर हम एक टैबुलेटेड फॉर्मेट में आपके सामने रखें, पूरा टैबुलेटेड फॉर्मेट, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि भाई इतने लूप, इतने एंटी नोड, इतने नोड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो ये उसका एक आंसर या ये उसका एक डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने रख सकता हूं। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रेशियो हम निकालते जाएंगे, तो 1:2:3:4:5 ऐसा ही चलेगा, है ना। ये 1 का मतलब फंडामेंटल होता है, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड आया था ना, सेकंड आया, थर्ड आया था ना। यस।
तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन ऐसे कहा कि अगर मुझे p नंबर का ओवरटोन बनाना है, p नंबर का, तो वो कितने नंबर का हार्मोनिक्स होगा? p+1। +1। सिंपल है ना। सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक्स चल रहा था, याद करो। yes, थर्ड हार्मोनिक्स मतलब फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक्स मतलब सिक्स्थ ओवरटोन, 10th हार्मोनिक्स मतलब 11th ओवरटोन एंड सो ऑन। अब p+1 नंबर का अगर हार्मोनिक्स है तो लूप्स भी p+1 होंगे, नोड्स उससे एक ज्यादा बनेगा p+1, और एंटी नोड बराबर p+1 बनेंगे, और फ्रीक्वेंसी भी इसी हिसाब से आएगी। मैं एक चीज यहां लिखता हूं, आप मुझे बताएं। कोई एक रैंडम फ्रीक्वेंसी हमको मिल जाती है, मान लो ऐसे ही, एन डैश नाम दे देता हूं उसका, 15/12 √T/μ। चलो पूरा डिस्क्रिप्शन दो। लूप्स कितने बने? 15। लूप। आपने नोटिस नहीं किया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। इधर 1 आया था, एक ही लूप बना फंडामेंटल। इधर 2 आया 2 लूप। है ना, 2 लूप्स बने, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक्स। और नीचे 2L चल रहा है, ये भी नोटिस कर लो, नीचे 2L चल रहा है, इस पे भी ध्यान देना। डिनोमिनेटर में 2L है यहाँ पे। इधर क्या था? 3 कितने लूप्स बने? 3 3 लूप्स का मतलब कितना हार्मोनिक्स? सेकंड हार्मोनिक। 3 लूप्स का मतलब Third. थर्ड हार्मोनिक्स। थोड़ा थर्ड सोच समझ के हार्मोनिक। आंसर करो, आंसर करने में गड़बड़ मत करो। मैं आपके आंसर सुन के खुश नहीं होता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, सही आंसर दिया करें। 3 लूप है अगर, तो थर्ड हार्मोनिक्स हो गया, एंड दैट विल बी इक्वल टू सेकंड ओवरटोन करस्पॉन्डिंगली, और उसके हिसाब से यहां पर ये सारा कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा 15। तो लूप्स कितने? 15 एंटी नोड कितने? 15 वेरी गुड। नोड्स कितने? 16 16। शाबाश, एक ज्यादा बनता है, एक ज्यादा बनता है। देखो ना, यहां पे भी देखो ना, फर्स्ट एक लूप, 2 नोड आ गए, एक ज्यादा। 4 लूप के लिए 5 एंटी नोड्स, सॉरी 5 नोड्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कितने नंबर का हार्मोनिक्स है? 15 वेरी गुड। और कितने नंबर का ओवरटोन है? 14 14। कम, एक कम। आपने फिर नोटिस नहीं किया, एक कम। फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक्स, फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन। गेटिंग इट? yes और मैं फिर ये रिपीट करता हूं बात, ये कब पॉसिबल है, कौन सी स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल है? fixed जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं और बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाई हो चुकी है कि नोड ही बनने चाहिए बाउंड्रीज पर, यानी कि एंड्स पर। yes ठीक है, मैं एक और यहां लिखता हूं, बताएं आप, डिस्क्रिप्शन बताएं मुझे। 8/12 √T/μ। ठीक, बताओ कितने लूप्स रहे होंगे? 8 वेरी गुड, 8 लूप्स। बताओ कितने एंटी नोड रहे होंगे? 8 बिल्कुल सही, शाबाश। बताओ कितने नोड्स रहे होंगे? 9 वेरी गुड। बताओ कितने नंबर का हार्मोनिक्स है? 8 8th हार्मोनिक्स है, बिल्कुल सही जवाब है। और बताओ कितने नंबर का ओवरटोन है? 7 7th। गेटिंग इट राइट? yes अच्छा, आप ये बताओ, सोच समझ के बताना, ध्यान से बताना। बोलो कितने लूप्स रहे होंगे? 16 32। गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। देखो ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। 64 64, ऑब्वियस, वेरी गुड। क्योंकि इस फॉर्मूले को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड कंडीशन में ले जाने के लिए, है ना। ये कैलकुलेशन हम उसी वक्त कर पा रहे हैं जब यहां डिनोमिनेटर में हमने 2L मेंटेन कर रखा है।
एल कर दोगे तो कंडीशन बदल जाएगी ना, फॉर्मूला तो 2L से चल रहा था। yes, तो यहाँ पे मैंने 32/12 कर दिया, देखो मैथमेटिकली कोई एरर नहीं किया मैंने, 32 को 64 कर दिया और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 से काट दो तो 32 वापस आ जाएगा। yes, अब सोचो इस कंडीशन के हिसाब से कितने लूप्स बने होंगे? 64 64 बने होंगे, बिल्कुल सही है। कितने एंटी नोड? 64 64 आ गए होंगे। कितने नोड्स? 65 65, वेरी गुड। हाउ मेनी, which harmonics it is? 64 64th harmonics, very good. And which number of overtone it is? 63 63rd overtone. I hope you're getting it right. yes, ठीक है ना? तो हम उसको सीधे सीधे रिलेट कर पाते हैं, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी कंडीशन। कुछ लॉज भी यहां पर पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। इन लॉज को आपके सामने रखते हुए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, आज के लेक्चर में बस इतनी एक चीज और एक्स्ट्रा कवर कर लेते हैं, लॉज, और फिर बाद में कल हम सोनोमीटर और फिर न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। लॉज को समझना या लॉज को अप्लाई करना बड़ा आसान है, कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को जब हम मेंशन करते हैं तो इसमें अपने आप से 3 टर्म आ जाते हैं, ठीक है। लेंथ, आमतौर पर इसे कहा जाता है वाइब्रेटिंग लेंथ, जो वाइब्रेशन में है, टेंशन, और फिर मास पर यूनिट लेंथ। सबसे पहला लॉ जो यहां इस्तेमाल किया जाता है, या पहली लॉ जो डिस्क्राइब की जाती है, थियोरेटिकल बात है एकदम से, वो है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ में हम क्या करेंगे, बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब टेंशन कांस्टेंट रखना है, म्यू कांस्टेंट रखना है, सिर्फ जो चीज बदलने वाली है वो क्या है? लेंथ लेंथ बदलेगी। तो क्या लगता है आपको, फ्रीक्वेंसी और लेंथ कैसे रिलेशन में आएंगे? इनवर्स वेरी गुड। रेस्ट ऑल पैरामीटर कांस्टेंट है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि एल इज इक्वल टू क्या चीज? कांस्टेंट, कांस्टेंट, क्योंकि ये एल अगर बच्चों में इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ क्या बच गया? 1/2 रूट में टी बाई म्यू, वो सब कुछ कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट लिखा। इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2, ठीक है। मतलब दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ लेंथ और दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि NL कांस्टेंट है ना। यस तो प्रोडक्ट ऑफ N1 L1 जो कांस्टेंट बनेगा, वही प्रोडक्ट का कांस्टेंट N2 और L2 भी तो बनेगा। यस समझ आई बात आपको ठीक से? यस सर, अरे हाँ या ना? यस सर, ओके, देखो फिर पूछ रहा हूं, क्लियर हो गई बात? क्योंकि मैं इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं, N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 पे। दूसरा जो लॉ हम लोग यहां अप्लाई करते हैं वो है लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन लगाने का तरीका ये होगा कि टेंशन को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रखना है, मतलब लेंथ कांस्टेंट रखना है, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखना है। तो फिर फ्रीक्वेंसी और टेंशन कैसे रिलेशन में आएंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट स्क्वायर under रूट में, डायरेक्ट इन स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या इसका मतलब ये माना जाएगा कि n/√t इज कांस्टेंट, कांस्टेंट? अब इसका मतलब क्या होगा, सोचो। √T1 इक्वल क्या? N2/√T2 N2/√t, क्योंकि n के नीचे डिनोमिनेटर में जब ये √t चला जाएगा तो यहां पूरा चीज कांस्टेंट मिलेगा। अब दो अलग अलग वैल्यूज में इस्तेमाल करता हूं, N1 T1, तो जो कांस्टेंट मुझे मिल रहा है वही कांस्टेंट मुझे N2 और T2 के लिए भी मिलेगा। यस आई होप यू आर गेटिंग इट। yes sir, तीसरी चीज, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। ये तो साफ साफ दिख रहा है, यहां से फॉर्मूले से ही बनता है ना ये डायरेक्ट। लॉ ऑफ मास डेंसिटी भी कह सकते हो आप। अब इसमें शर्त क्या लगानी है पता है? एल को क्या करेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट मेंटेन करेंगे, वेरी गुड। टी को क्या करेंगे? कांस्टेंट, constant, कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। फिर रिलेशन किस में एस्टेब्लिश करेंगे? n और mu, एन और म्यू में, ठीक है। एन और म्यू में अगर बच्चों हमने रिलेशन को एस्टेब्लिश किया तो क्या रिजल्ट निकलेगा? एन over the under root, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रूट म्यू। इसका क्या मतलब हुआ? एन रूट म्यू इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। अभी तुम ही सोचो ना यार, ये वाला रूट का म्यू इधर एन की तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बचा क्या इधर? 1/2L रूट में टी, ये सब तो कांस्टेंट मान लिया तुमने। यस हाँ, तो इससे क्या फॉर्मेट फिगर आउट हुआ?
N1 root mu1 mu1 is equal to N2 root mu2. रूट में 2। लेकिन आई होप आप ये समझ पा रहे हैं मैं क्यों लिख रहा हूं ये। Yes, sir. Yes. लेकिन इसको मैं और एलॉबरेट कर सकता हूं बच्चों, और बहुत जबरदस्त एलॉबरेशन दे सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो म्यू फैक्टर होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये तो होता है m/l। मास अपने आप में होता है डेंसिटी इनटू Volume. वॉल्यूम अपॉन लेंथ। वॉल्यूम अपने आप में लिखी जा सकती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ अपॉन लेंथ। क्या कहते हैं? Yes. एल एल कट गया, इसका मतलब ये बन गया रो इनटू ए, वेयर रो इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मेट ले रहा हूं मैं। मतलब क्या जरूरत पड़ी तो हम म्यू हटा के रो ए लिख सकते हैं। Yes. Density. तो इस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, एन प्रोपोर्शनल क्या चीज, 1/। अब बोलो ध्यान से क्या क्या लिखना चाहिए। Rho A. रो। बच्चों अगर मैं अब ये कहता हूं कि इफ ए इज कांस्टेंट, ठीक है ना, ए को कांस्टेंट कर दिया मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का नहीं बदल रहा मैं, पूरी की पूरी वायर जो है ना सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम थिकनेस, सेम साइज, तो फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी का क्या रिलेशन आ गया? Inverse. इनवर्स। ये पहली कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि इफ रो इज कांस्टेंट विद इन दैट, तो फिर क्या रिलेशन आएगी? Inverse of root A. इनवर्स ऑफ रूट ए। लेकिन ए क्या है बेटा? Area of Area of cross. cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर तुम चालाकी से सोचो तो किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। Yes. वायर सर्कुलर होगी ना शेप में, तो उसका जो डायमीटर होगा, उसकी जो थिकनेस होगी, वो एक सर्कुलर शेप में होगी। वायर ऐसी ही होती है ना, तो उसको सर्कल के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, पाई तो बच्चों कांस्टेंट है अपने आप में, पाई तो कांस्टेंट है ना, बोलने की भी जरूरत नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट नंबर 3.14। तो एन की प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गई? 1/r. 1/r। मतलब वायर का रेडियस कितना है इस पर भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। समझ रहे हो बात? Yes. Yes, sir. मुझे कंक्लूजन बता दो अब, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्या मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाए? N1r1 equal into R. शाबाश, N1R1 इज इक्वल टू N2r. N2R2। अगर मेरे पास एक वायर है जिसका रेडियस R1 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी N1 हो जाएगी। दूसरी वायर है जिसकी फ्रीक्वेंसी R2 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N2 हो जाएगी। इफ आई कीप द अदर पैरामीटर्स ऑफ टेंशन, डेंसिटी, कांस्टेंट, लेंथ, ये सब अगर मैंने कांस्टेंट रखा तो मैं N1R1 इज इक्वल टू N2R2 ऐसे रिलेशन बना सकता हूं। आर यू गेटिंग इट? Yes. ओके, तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर 1 by 1 इंक्लूड किए जा सकते हैं, एंड दीज डिस्क्रिप्शंस, दीज लॉज विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, अब ये आर्टिकल मैंने आपको बेसिक लेवल पे समझा दिया पूरा कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में कैसी कंडीशंस होती हैं। इसको थोड़ा बहुत समझने के लिए एक एनिमेशन भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, उसे भी देख लें आप, देख लें इस एनिमेशन को ध्यान से, और इस पर अपना कुछ कमेंट बता दें कि क्या है ये कौन सा मोड है वायर का? Fundamental. वेरी गुड। ऐसे वायर ऊपर नीचे जा रही है, स्लो स्लो वाइब्रेट करके जा रही है। जस्ट इमेजिन करेगा तेजी से वाइब्रेट होगी ना ये, तो अपने को ऐसा एक ही लूप दिखेगा बेटा। Yes. तो ये कौन सा मोड बताया गया? Fundamental. फंडामेंटल। यहाँ कितने लूप्स बन रहे हैं? 2. तो ये क्या है? First overtone. वेरी गुड, ये फर्स्ट ओवरटोन है। और क्या है? Second harmony. And harmonics. सेकंड हार्मोनिक्स। यहाँ कितने लूप्स बन रहे हैं? 3. दिख रहा है? वही वायर है, सेम वायर, सेम टेंशन, सेम मास पर यूनिट लेंथ, खाली उसको जोर से वाइब्रेट करा रहे हैं। तो यहाँ Second overtone. इट इज गोइंग टू बी सेकंड ओवरटोन, हाउएवर Third harmonics. थर्ड हार्मोनिक्स। और यहाँ Third overtone. yes, it is going to be third overtone and fourth harmonics। तो इस पूरे डिस्कशन से एक बात पता चली कि एक ही वाइब्रेटिंग सिस्टम को अलग अलग मोड्स में वाइब्रेट कराया जा सकता है। ये मोड्स है वाइब्रेशन के, ठीक है। जितनी हायर इंटीजर पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हम बना सकते हैं उनके काउंट को हम ओवरटोन बोलेंगे। ओवरटोन जो बने जो नहीं बने वो सब
इंक्लूडिंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के पूरे सेट को हम क्या नाम देंगे? हार्मोनिक्स। तो आगे आपको ये ठीक से समझ में? यस सर। अगली क्लास में हम सोनोमीटर बोलकर एक एक्सपेरिमेंट है उस पर छोटा सा डिस्कशन करेंगे थ्योरेटिकल लेवल पे। हालांकि लैब कोर्स में हम उसको परफॉर्म भी करने वाले हैं इंशाल्लाह, तो लैब कोर्स में हम उसे परफॉर्म करेंगे। कल हम उसका एक हल्का फुल्का डिस्कशन देखेंगे, कुछ और वैरायटी ऑफ कंडीशन भी मैं इस पे आपको समझाऊंगा कि एंड्स को अगर फ्री कर दिया जाता है तो क्या होगा, और फिर कल कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आई होप आपको ये सारा डिस्कशन ठीक से समझ आ गया है। रुक जाते हैं फिर यहाँ।